आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। पीसी आजाद ने अनेक तकलीफों का सामना किया, पर देश प्रेम के पावन पवित्र पथ का कभी भी परित्याग नहीं किया। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। आज़ादी की लड़ाई के महानायक और देश दुनिया को शांति पथ पर चलाकर अहिंसक आंदोलन की राह दिखाने वाले महात्मा गांधी की मौत से प्रताप चंद आजाद सन्न रह गए। वो ही क्या, पूरा देश सन्न रह गया। श्री आजाद ने अपनी पुस्तक जैसा मैंने देखा में लिखा है, लग रहा था कि हम सबके शरीर रह गए हैं, आत्मा चली गई है। बहुत दिनों तक किसी काम में मन नहीं लगा। मन एकाग्र करने के सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। जान पड़ रहा था कि अब क्या बचा है, सभी पर जाहिर करना संभव नहीं था। जलसे में, मीटिंग में सामान्य होने की कोशिश करते, लेकिन गांधी बापू की सादगी रूपी महानता और अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने की उनकी सुदीर्घ शांति पूर्ण कार्य योजना रह रहकर याद आ रही थी। आजादी मिलने की खुशी से मन फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अंतर मन से ये वेदना भी जाने का नाम नहीं ले रही थी कि क्या मोल अब ऐसी आजादी का जब इसका महानायक ही हमारे साथ नहीं रहा। पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूबे में कांग्रेस की सरकार थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की रहनुमाई में प्रदेश अपने उत्तरोत्तर विकास की सुदीर्घ योजना बना रहा था। बरेली भी करवट ले रही थी। बरेली को फक्र था कि उनके द्वारा चुनकर भेजा गया नेता सूबे का मुख्यमंत्री है। ये भी फक्र था कि भारत छोड़ो आंदोलन की महात्मा गांधी की हुंकार पर देशव्यापी सत्याग्रह में एक अन्य महानायक पंडित नेहरू बरेली की सेंट्रल जेल में रहे हैं। पंडित नेहरू जी का सानिध्य प्राप्त करने का गर्व फूले समाने से कमतर कैसे हो सकता था। श्री आजाद आगे लिखते हैं, नेहरू जी महान के साथ विजनरी भी थे। भारत एक खोज में उन्होंने गुजरात से लेकर मेघालय तक, श्रीनगर बारामूला से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का हर एक कोना मथा था। हर क्षेत्र की समस्याओं को करीब से देखा और समझा था। उन्हें इस बात का भरपूर ज्ञान हो गया था कि देश के कौन से भाग को क्या चाहिए। उन्होंने ही योजना आयोग गठित किया, प्रधानमंत्री के रूप में उसकी अध्यक्षता ली। चुन चुनकर प्रत्येक क्षेत्र के विद्वान और मनीषी लोग योजना आयोग में रखे। देश की सरकार दोहरी ताकत से विकास का काम कर रही थी। एक ओर सरकार थी,
मंत्रालय थे, उनकी पर्यवेक्षा खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। दूसरी ओर नया बना हुआ विभाग योजना आयोग आकलन करके योजनाएं भी बना रहा था और उन्हें मूर्त रूप देने के लिए सरकार को रिपोर्टें प्रेषित कर रहा था। देश जैसे दोहरी गति से चल पड़ा था। बरेली भी कहां पीछे रहती, यहां के नेता भी जुझारू थे। वर्ष 1948 आ गया। हम सब के सब अब एकजुट होकर बरेली के विकास की योजनाएं बनाते। मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सुझाते। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जेल प्रवास में करीबियत हो गई थी, सो उन्हें पत्र लिखते। मेरे कई पत्रों का उत्तर पंडित नेहरू जी ने खुद दिया, लेकिन एक बात को लेकर हम हैरान थे। 2 अंग्रेज अफसरों, जिनके नाम माश और नेदरसोल थे, कमिश्नर थे और एक कलेक्टर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी ये दोनों ही अपने पदों पर बने हुए थे। ये दीगर बात है कि इनके तेवर जमीन पर आ गए थे। पूर्व की आक्रामकता अब दिखावटी शालीनता में बदल गई थी। लेकिन हम में से ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं था जो भूला हो कि इन्होंने छात्र जीवन में आंदोलित रहते हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। कम से कम मैं तो नहीं भूला था, अन्य लोग भी नहीं भूले थे। आपस में मिलते तो चर्चा करते। मैंने इस मुद्दे पर ज्यादा ही आक्रामक रुख अपनाया। स्वराज्य नामक अपने साप्ताहिक पत्र में एक लेख प्रकाशित किया, जिसका मुद्दा था कि अंग्रेजी राज में शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाने वाले किस मजबूरी के तहत बरेली में आज भी उच्च पदों पर आसीन हैं। मैंने स्वयं ही आपबीती लेख में लिखा कि कैसे नेदरसोल ने कोतवाल से मुझे पकड़वाकर यातना दिलवाई थी, कैसे गिरफ्तार करके बालकपन में जेल की हवा खिलाई थी, कैसे कॉलेज प्रबंधन समिति का अध्यक्ष रहते पहले मेरा निलंबन किया और माफी नहीं मांगने पर निष्कासन कॉलेज से कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल प्रवास के दौरान कुछ भी किए बगैर जेल में पिटाई हुई, हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी। बाद में सामान्य कैदियों का दोष मेरे मत्थे मढ़कर तन्हा कोठरी में बंद किया गया, यातनाएं दी गईं। मैं जानता था कि ये सब जेल प्रशासन ने किया है, जेल अधीक्षक ने करवाया है। लेकिन जेल अधीक्षक ने जब कठोर यातना के लिए एक लिखित नोट संस्तुति के लिए नेदरसोल के पास भेजा था, तब मुझे याद है कि संस्तुति देने में नेदरसोल ने कतई विलंब नहीं किया था। एक बड़ा लेख प्रकाशित करके मैंने उसकी प्रतियां कांग्रेस पदाधिकारियों, विधायक और केंद्रीय असेंबली सदस्य को भेजी। जनता में अखबार खूब जाता ही था। श्री दामोदर स्वरूप सेठ साहब उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे नोटिस भेजकर नगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद से निलंबित कर दिया। निलंबन का आदेश लेकर मैं लखनऊ गया। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी से मिला। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार प्रताप, नमस्कार। महोदय, आपको व्यक्तिगत रूप से तकलीफ देने आया हूं। हाँ हाँ, बोलो। मैंने स्वराज्य समाचार पत्र में 1942 से 1944 के दौरान खुद पर और कांग्रेसियों पर बीती हुई बातें छापी। कारणवश महोदय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे निलंबित कर दिया। अरे क्रांतिकारी पत्रकार हो, इतना भी नहीं जानते कि सीधा सपाट बोलने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा दिखाओ, मैं कुछ करता हूँ, बात करता हूँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से। हेलो। हेलो, मुख्यमंत्री जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। बरेली के प्रताप चंद्र आजाद मेरे मित्र हैं, वो मेरे सामने ही बैठे हैं। अरे भाई, जोशीले पत्रकार हैं, युवक हैं, आपने निलंबित कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि निलंबन वापस ले लीजिए। भाई मुख्यमंत्री जी, प्रताप मेरे भी प्रिय हैं। इनके निलंबन का कारण औपचारिक था, खाली ख्याल कराने के लिए कि राजनीतिक व्यक्ति को बात इतनी सपाट और तीखी नहीं लिखनी चाहिए। अरे आपने कह दिया तो इनसे कह दीजिए निलंबन वापस हो गया, चिट्ठी पहुंच जाएगी। ठीक है ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।
मुझे हिदायत दी गई कि ऐसे व्यक्तिगत कारण या पत्र अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करूं। यहां ये कहना भी जरूरी समझता हूं कि मेरे लेख या मेरी भाषा पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी। सभी की भांति समाचार पत्र की एक प्रति मैंने पंडित नेहरू जी को दिल्ली भेजी थी। उनका जवाब आया जिसमें उन्होंने लेख में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बताया। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने अब ऐसा नहीं करने का प्रण सा कर लिया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में लाल बहादुर शास्त्री जी सूबे के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। बहुत विनम्र और सादगी की मूर्ति। अपराध और अपराधियों के प्रति उनका नजरिया बड़ा कठोर भी था। उनकी कृपा दृष्टि को भी मैंने करीब से महसूस किया। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता को पुलिस गिरफ्तार करने आई। वारंट साथ में था। मैंने तस्दीक की तो पता चला कि जिस गुनाह का इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है वो उसने किया ही नहीं। पुलिस रंजिशन उसे फंसा रही है। मेरे प्रतिवाद करने पर उस दिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मैं विचलित था। जबरन साथी को फंसाया जा रहा था। पहले मुख्यमंत्री जी से शिकायत करने की सोची, फिर सोचा मुख्यमंत्री जी ही क्यों, विभाग के गृह मंत्री मुखिया हैं, इसलिए उनसे कहूं। लखनऊ जाकर शास्त्री जी के बंगले पर पहुंचा। रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे। संतरी ने कहा कि वे सो चुके हैं। शास्त्री जी शयन कक्ष से मेरी और संतरी की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने घंटी बजाई। संतरी अंदर गया। बाहर आया तो बोला कि आपको साहब ने अंदर बुलाया है। मैं अंदर गया, पूरा वृतांत सुनाया। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। शास्त्री जी, मैं प्रताप चंद्र आजाद बरेली से आया हूं। कैसे आना हुआ प्रताप जी? आदरणीय, मेरे साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेजा फंसाया है। आपसे विनती है, कृपया मदद करें। प्रताप जी, आप सच्चे कर्मठ कांग्रेसी हैं। आपकी मदद भी करूंगा और हिदायत भी दूंगा कि आगे भी जुल्म और बेजा ज्यादतियों से मुझे अवगत कराया करें। आपकी महानता के बारे में सुना भी था और जानता भी था। हम कांग्रेसियों का सौभाग्य है कि आप पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे नेता हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा। शास्त्री जी ने अपने रैक से एक लेटर पैड निकाला। कलेक्टर के नाम पत्र लिखा। पत्र मुझे पकड़ा दिया। साथ ही पूछा कि आजाद और कुछ चाहते हो? भाई, तुम्हारे कार्य के बारे में काफी सुन रखा है। मैं प्रसन्न होकर लौट आया। रात्रि की गाड़ी से ही बरेली लौट आया। सुबह आकर पत्र जिला अधिकारी को दिया। तुरंत ही पुलिस द्वारा जारी किया गया वो वारंट खारिज करवा दिया गया। तब के नेताओं में कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना और सहानुभूति कूट कूट कर भरी होती थी। अब मैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जन सामान्य के उत्पीड़न की और आवश्यकताओं की शिकायतें लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने लगा। समाचार बनाकर पाक्षिक स्वराज्य में भी छापने लगा। बड़ा सुकून मिलता लोगों के काम आने में। वर्ष 1950-51 आ गया। अब भी मुझे लगता कि चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। पहले अंग्रेजी दमन के विरुद्ध आवाज उठाना, आंदोलन करना एक सूत्रीय लक्ष्य होता था, परंतु अब दीनहीनों की, जरूरतमंदों की सुननी है, उनकी मदद करनी है, क्योंकि लोग कांग्रेसियों पर ही संपूर्ण भरोसा करते थे। वे जानते जो थे अब कांग्रेस की सरकार है, परंतु प्रशासन में आला और सामान्य पदों पर बैठे लोग जनता को यदा कदा परेशान करने की नीयत भी रखते थे। मेरा समाचार पत्र लोक शिकायतों और जन सामान्य की हितैषी खबरों को उठाने की आवाज बन गया। समाचार पत्र को कमाई का मकसद बनाना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं तो उसे जनता की आवाज बनाकर प्रसन्न था। वर्ष 1952 आया। आजादी मिले 5 वर्ष बीत गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर और आशीर्वाद पर मैंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा, जीत भी गया। अब मेरा ओहदा बढ़ने के साथ चुनौतियां भी ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों से संपर्क मेरा ज्यादा था अतः उन्हें मुझसे उम्मीदें भी बहुत थी। मैं अपनी कार्य प्रणाली सक्षम और दुरुस्त करने के लिए खूब मनन करता।
तब विधान परिषद में एक से बढ़कर एक विद्वान सदस्य थे। उनके सामने मुझे लगता कि मैं तो एक विद्यार्थी हूं। पंडित कृष्णदेव प्रसाद गौड़ थे, श्रीमती महादेवी वर्मा और अमेठी के राजा रणंजय सिंह थे। उच्च कोटि की कवित्री महादेवी वर्मा की विद्वता किससे छिपी है? इसी तरह महान आर्य समाजी और सादा जीवन के आदि राजा रणंजय सिंह हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहते। बेगम एजाज रसूल थी। अन्य बहुत से लोग थे जिनके बीच बैठकर मैं समाज सेवा के नित्य नए गुर सीखता। बहुत कुछ सीखते और लोगों के लिए काम करते समय बीत रहा था। विधान परिषद सदस्य की हैसियत से दारुल सफा में एक फ्लैट मिल गया। समाजवादी रीति रिवाज से वो जरूरतमंदों और साथियों से हमेशा भरा रहता। मैं बरेली होता तब भी वो फ्लैट खुला रहता और लोग उसमें निवास करते। एक और मैं बरेली में सड़कों के चौड़ीकरण, पार्क निर्माण, स्कूल कॉलेजों को बढ़ाने और सुविधाएं ज्यादा देने के लिए सरकार का प्रतिनिधि बनकर प्रयासरत था। तो दूसरी ओर हर एक आधिकारिक बैठक में प्रशासन को संवेदनशील बनाने की वकालत करता। मेरे साथी ताना देते कि सब कुछ का ठेका बस इसी आजाद पर है। कहते कि गलत कार्यों की न सिफारिश करता है और LLB की डिग्री लेने के बाद ना ही गलत चीजों की वकालत करता है। सब मेरे सामने ही ठाके लगाकर हंसे। मैं हंसकर प्रतिवाद करता तो ताना देते। भाई ये तो आप प्रताप चंद्र नहीं, मिस्टर भारत कुमार है। इन्हें समाज सेवा और भारत माता की सेवा के सिवा कुछ नहीं आता। ठीक कहते हो यार। वो हमारा दोस्त प्रताप तो 1952 में ही हमसे जुदा हो गया। अब तो वो देश का लोक सेवक जो बन गया। अरे नहीं यार, तुम्हें गलत फहमी है। घर आकर माता जानकी देवी को प्रताप चंद्र वृतांत सुनाते हैं। माँ कहती हैं, दोस्तों का भी ख्याल रखा कर, लेकिन तू बड़ा अच्छा कर रहा है बेटा। मेरा यही सपना था कि मेरा बेटा, नहीं मेरा लायक बेटा देश की सेवा में सब कुछ भुला देगा। हाँ बेटा। अरे माँ, आप भी? मेरी माँ अब कमजोर हो गई थी। संघर्ष का और दुखों को साथ रखने का शरीर था तो बीमार भी हो गई थी। वे बहुत दिनों तक मुझे बताने से गुरेज करती रहीं। अन्य लोगों से पता चला कि तुम बरेली लखनऊ के बीच चक्कर लगाते रहते हो। माँ लगातार बीमार रहने लगी है। पहल करके और लाख अनुनय विनय करके माता को जिला अस्पताल ले जाकर पूरा चेकअप कराया। मैं साथ था। डॉक्टर ने दवाएं लिखते हुए कहा कि महीने भर तक सेवन कराइए, घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो मैं देखने आ जाऊंगा। तात्कालिक तौर पर मेरी चिंता जाती रही। मैं फिर स्वराज समाचार पत्र की देखरेख समेत विधान परिषद कार्यों में जुट गया। मैंने अनेक समाज सेवियों, विचारकों और समाज मनीषियों से विमर्श करके नवंबर 1954 में दहेज निषेध विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। 10 महीने तक लगातार पर्यवेक्षण कार्य चला। मैंने भी इस संदर्भ में बहुत सारे कागजात संलग्न किए, लेख और आर्टिकल्स जुटाए। वकील था तो कानून की लचर धाराओं का उल्लेख किया। लगातार इस पर कार्य चला। 21 सितंबर 1955 और 13 अक्टूबर 1955 को सदन में इस पर ऐतिहासिक और जोरदार बहस हुई। विधेयक पारित हुआ। तत्पश्चात 1956 में मैंने उत्तर प्रदेश में वैश्यावृत्ति के निषेध हेतु एक असरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। इस पर भी खूब शोर शराबा हुआ। अंत में ये भी पारित हो गया। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में इन विषयों पर खूब समाचार छपे। अब सुधार के लिए शिक्षा का क्षेत्र जैसे मुझे पुकार रहा था। अभी शुरुआत करनी थी और आगे बहुत कुछ करना था। श्री आजाद जैसा मैंने देखा में आगे लिखते हैं, सिलसिलेवार आवश्यकताओं का क्रमवार
विश्लेषण करते हुए अध्ययन करके कई अन्य विधेयक तैयार किए। इनमें रुद्रपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विधेयक भी प्रस्तुत किए। बहस हुई तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन देते हुए कहा कि उपयुक्त समय पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। मैंने पूछा कब तक, तो इस प्रश्न को वो हंसकर टाल गए। फिर जोर देने पर इतना कहा, आख्या, चयन, संस्तुति, अन्य प्रक्रियाओं में समय लगता है, अतः इसमें भी लगेगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय विधेयक का समाचार जानकर बरेली व समीपवर्ती जिलों के लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। मेरा कई जगह अभिनंदन किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बरेली आगमन पर उनसे जल्द खोलने की मांग के साथ उनका अभिनंदन भी किया गया। पंत जी ने बरेली प्रवास में सर्किट हाउस में बुलाकर मुझसे कहा, आजाद जी, आपने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के विधेयक के जरिए मांग की, बड़ा अच्छा किया। मैं यथा योग्य मदद करूंगा। मेरा स्वयं का भी यही सपना है। बरेली हम दोनों की कर्मस्थली जो है। मुख्यमंत्री जी, आपने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। आपके उत्साहवर्धन से मैं और ताकत से लड़ूंगा। इसके अलावा भी बरेली के लिए और सूबे के लिए कई प्रकार की सेवाएं चाहिए आपसे मुख्यमंत्री जी। हाँ, ठीक है। मुझसे जो भी बनेगा वो मैं करूंगा। फिर भी मुझे भी चेताए रखना, और इसके लिए जरूरी है कि तुम भी लगातार जुटे रहना। जी। सदन के अलावा जब भी समय मिलता, समाचार पत्र और कांग्रेस जनों की सभाओं में ये मुद्दा जरूर उठाया जाता। राष्ट्रीय स्तर का या प्रांतीय स्तर का कोई नेता आता तब भी ये मुद्दा उठाया जाता। इस सब से छात्र भी इस पर चिंता जताने लगे थे, कहीं दबी जुबान और कहीं आंदोलित होकर। मतलब कि मुद्दा ज्वलंत रूप ले चुका था। अहिंसक क्रांति के पथगामी पीसी आजाद अब एक तपे हुए राजनेता भी बन गए थे, परंतु शान शौकत या अधिकारों के प्रदर्शन से कोसों दूर रहकर वो जनता पथगामी थे। नेहरू जी का उदाहरण हमेशा अपने समक्ष रखते, सदा कहते कि देश को और प्रदेश को इतने विचारशील और दूरदृष्टा नेता मिले हैं, तो इसका लाभ बरेली को भी उत्तरोत्तर क्रम में मिलना चाहिए। संगी साथी अपने अपने कामों को कहते तो छान फटक कर कुछ कार्यों के लिए प्रयत्नशील जरूर होते, परंतु सार्वजनिक हित के लिए सदैव आगे आगे रहते। श्री आजाद आगे चले जा रहे थे और आगे चले जा रहे थे और आगे चले जा रहे थे। आजाद खुशकिस्मत है तू।